एक आदमी 26 साल का एक दिन अपने घर से निकलता है और फिर कभी वापस नहीं आता। किसे पता था कि एक दिन घर से निकलने के बाद वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। उसके दोस्तों ने फ़ोन किया, बार बार किया। हर बार कॉल्स वॉइस मेल पर जा रही थी, लेकिन एक बार किसी औरत ने फ़ोन उठाया और सामने से आवाज़ आती है कि वो अभी बाहर गया है, थोड़ी देर में लौटेगा, और फिर फ़ोन कट गया। आज हम इस केस को हर बार की तरह क्लू बाय क्लू सॉल्व करते हुए चलेंगे और मैं चाहती हूँ आप हमारे साथ गेस करते रहें। पहले 3 लोगों को समझेंगे, क्योंकि इस कहानी में कोई विलन जैसा नहीं लगता, सब बहुत ही नॉर्मल लगते हैं और यही फैक्ट इस केस को और भी हॉरिफिक बनाता है। पहला किरदार नीरज ग्रोवर, उम्र 26 साल, यूपी के एक छोटे से कस्बे किशनी से आया था मुंबई में अपनी लाइफ बनाने। कोई गॉडफादर नहीं, कोई कनेक्शंस नहीं, बस सिर्फ मेहनत। और फाइनली उसकी मेहनत रंग लाई। बालाजी टेलीफिल्म्स में उसे फाइनली काम मिला और वो काफ़ी खुश था। वो एक ऐसा इंसान था जो कि पर्सनालिटी से काफ़ी हंसमुख, एनर्जेटिक और काफ़ी खुश दिल था। दूसरा किरदार मारिया मोनिका सुसैराज, एक कन्नड़ एक्ट्रेस थी। मुंबई में उसका आना जाना लगा रहता था और इसी दौरान ऑडिशंस में उसकी मुलाकात नीरज से हुई। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बनते गए और इसी दौरान नीरज ने उसे इंडस्ट्री के काफ़ी कनेक्शंस बताए। और बात यह है कि अगर वो दोस्त बने तो आखिर कितने करीबी दोस्त, ये पहला सवाल था। तीसरा किरदार लेफ्टिनेंट एमाइल जेरोम मैथ्यू, फिलहाल वो इंडियन नेवी में पोस्टेड था और मारिया का बॉयफ्रेंड था। 2 महीनों में उन दोनों की सगाई होने वाली थी और वो करेंटली कोची में पोस्टेड था। पर्सनालिटी की बात करें तो वो काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी टॉक्सिक था। 3 किरदार, एक रात, एक शहर और एक ऐसा जुर्म जो पूरा देश नहीं भूल पाया। 6 मई 2008 की शाम नीरज को मारिया ने अपने फ्लैट पर बुलाया, शायद किसी शिफ्टिंग के काम से। नीरज गया, काफ़ी बातें हुई, पर जैसे जैसे शाम हुई बातों का पता ही नहीं चला और फिर वो रात में वहीं पे रुक गया। उसी वक्त मारिया के फ़ोन पे जेरोम का फ़ोन आया और उसने बात करते करते पीछे से नीरज की आवाज़ सुन ली। क्लू नंबर 1, यहाँ एक सेकेंड रुको और ये सोचो कि एमाइल, जो कि कितने ही किलोमीटर्स दूर था, उसने नीरज की आवाज़ सुनने पर क्या किया होगा। क्या उसने सिर्फ आवाज़ सुनकर फ़ोन रख दिया और सो गया, या कुछ और ही हुआ उस रात? अब इसका जवाब है नेक्स्ट क्लू में। क्लू नंबर 2, 7 मई 2008 सुबह के 7:30 बजे जेरोम घर की घंटी बजाता है। मारिया गेट खोलती है। जेरोम को सामने देखकर मारिया काफ़ी डर जाती है। इसके बाद जो हुआ काफ़ी खौफनाक था। जेरोम सीधा दौड़ते हुए बेडरूम की तरफ जाता है, जहाँ पे उसे नीरज दिखता है। दोनों में काफ़ी बहस होती है, काफ़ी मारपीट भी होती है और इसके बाद जेरोम डायरेक्ट किचन में जाता है और चाकू उठाता है। जेरोम के खिलाफ आखिर क्या एविडेंसेस थे? पहली बात, जेरोम का खुद वहां प्रेजेंट होना, कंफर्म्ड। दूसरी बात, जेरोम का बिना बताए वहां फ्लाइट बुक करके आना, ये सडनली किया हुआ एक्शन तो नहीं है, ये प्री प्लान्ड था। तीसरी बात, कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने पर पता चला कि उस दिन जेरोम ने मारिया को 1000 से ज्यादा कॉल्स की थी। इससे इसका ऑब्सेशन साफ दिखता है। चौथी बात, फॉरेंसिक्स ने कंफर्म किया कि चाकू पर जो ब्लड मिला था उसका ब्लड सैंपल और डीएनए दोनों नीरज से कंफर्म था। और पांचवी बात, जब उससे इंटरोगेशन की गई तो उसने झूठ बोला कि वो मुंबई सिर्फ किसी नेवल ट्रेनिंग के काम से आया था, उसका मेन पर्पस ये नहीं था। अब सोचो, रात को फ्लाइट बुक करना, अचानक फ्लैट पर जाना और चाकू उठाना, क्या ये सडनली किए हुए एक्शंस हैं? नहीं, ये सोचे समझे हुए एक्शंस थे। यही इस केस की सबसे बड़ी बहस है। पर उससे पहले आइए और सारे सस्पेक्ट्स को जानते हैं। नीरज मर चुका था, फ्लैट पर उसकी बॉडी पड़ी थी, पर अब सवाल ये था कि आखिर करें क्या? इस केस में मारिया की असली परछाई सामने आती है और यहाँ से ये केस सिर्फ नॉर्मल होमिसाइड का नहीं, बल्कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर और क्रूएलिटी की तरफ जाता है। नीरज की मौत के बाद मारिया चुप नहीं बैठी, वो मॉल गई, नए कर्टन्स खरीदे, नए बेडशीट्स खरीदी, 2 नए डफल बैग्स और एक चाकू।
मारिया मॉल से वापस आई। फिर मारिया और जेरोम दोनों ने मिलकर नीरज के बॉडी के पीसेस किए और उसे डफल बैग्स में भरे। फिर मारिया ने अपने नेबर से ह्यूंडई सैंट्रो कार मांगी शॉपिंग के नाम पर और उसमें सारे डफल बैग्स ट्रांसफर किए। बिल्डिंग के गार्ड ने उन्हें ये सब करते हुए देखा, वो भारी भारी बैग्स भरते हुए, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसी दिन नीरज के एक दोस्त का फोन आया था। मारिया ने उसका फोन उठाया और कहा कि अभी वो बाहर गया है, आकर बात करेगा, पर वो बात फिर कभी नहीं हुई। इसके बाद मारिया ने फ्लैट की अपहोल्स्ट्री बदलवाई और दीवारें भी रिपेंट करवाई। मारिया ने कोर्ट को बताया कि जेरोम ने उसे धमकी दी थी और उसने उसका साथ सिर्फ डर के कारण दिया। अब यहाँ रुकिए और सोचिए, क्या कोई औरत अगर सही में डरी होगी, वो मॉल जाएगी, वो शॉपिंग करेगी या फिर अपनी नेबर से कार बोरो करेगी? और आखिर बात, क्या वो अपना फ्लैट रिपेंट करवाएगी? डर और प्लानिंग, ये दोनों बहुत अलग चीजें होती हैं, और मारिया ने जो किया वो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग थी, डर नहीं। 8 मई 2008 की दोपहर मारिया और जेरोम शहर से बाहर मनौर की तरफ जा रहे थे। बैग्स डिग्गी में थे और नीरज का फोन मारिया के पॉकेट में। इसी बीच नीरज का फोन बजता है और मारिया बाहर चेक करने के लिए निकालती है, पर एक्सीडेंटली फोन पिकअप हो जाता है। उसने जल्दी से फोन कट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो कॉलर नीरज का एक दोस्त था। ये पता चलने के बाद कि फोन किसी और के पास है, उसने पुलिस को तुरंत रिपोर्ट किया। क्राइम ब्रांच में फोन रिकॉर्ड्स ट्रेस करने के बाद पता चला कि उसका फोन मनौर की डायरेक्शन में जा रहा था। एक एक्सीडेंटली कनेक्ट हुई कॉल। क्या अगर ये कॉल पिक नहीं हुई होती तो कभी सच सामने आ पाता? अब शुरू होती है असली कहानी। मनौर से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत सुनसान जंगल था। मारिया और जेरोम ने वहीं पर बैग्स खाली किए, सारे बॉडी पार्ट्स निकाले, उस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। ये सब करने के बाद उन्हें लगा कि कहानी खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जले हुए एविडेंसेस भी पूरी तरह से खत्म नहीं किए जा सकते। फॉरेंसिक टीम ने आखिर जंगल से क्या क्या ढूंढा। बर्न्ट बोन्स, फीमर के पार्ट्स, 3 दांत, जले हुए डफल बैग्स और कार के टायर की मिट्टी जो कि जंगल से एग्जैक्ट मैच कर रही थी, और सबसे जरूरी, कार में लगे हुए ब्लड स्टेन्स। मारिया के फ्लैट से 2 चाकू मिले, दोनों पर फॉरेंसिक टेस्ट हुए। पता चला कि उस पर प्रेजेंट डीएनए और ब्लड दोनों ही नीरज का था। बाथरूम में डिसमेम्बरेंट के निशान थे। ब्लड स्पैटर्स हर जगह प्रेजेंट थे, दीवालों पर, छत पर, हर जगह। पर फॉरेंसिक टीम से कुछ नहीं छुपा। लाख एविडेंस मिटाने के बाद भी वो पकड़े गए। क्राइम ब्रांच ने कॉल रिकॉर्ड सर्च की और इसी दौरान एक बहुत ही इमेज उभर के आई। जेरोम 7 से 20 मई के बीच उसने मारिया को 1000 से ज्यादा बार कॉल्स किए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नीरज के मरने के बाद भी। एक पेट्रोल पंप के अटेंडेंट ने भी गवाही दी कि उस दिन उसने एक कपल को 2 बॉटल में पेट्रोल दिया था। दूसरा, उनकी पड़ोसन ने भी गवाही दी कि उस दिन उन्होंने उनकी कार बोरो की थी शॉपिंग के लिए। सिक्योरिटी गार्ड ने भी बताया कि उस दिन उन्होंने उन्हें भारी भारी डफल बैग्स भरते हुए देखा था। एक के बाद एक हर गवाह, हर सबूत एक ही तस्वीर बना रहा था। पुलिस के सामने मारिया ने कहा कि 6 मई को तो नीरज उसके फ्लैट पर था ही नहीं, बट 7 मई की एसएमएस की बात करें तो उससे प्रूव होता है कि 7 मई को नीरज का फोन मारिया के ही पास था। मारिया का झूठ पकड़ा गया। फिर उसने दूसरा बयान दिया, फिर तीसरा और फिर चौथा। उसने तब तक सही नहीं बोला जब तक वो इमोशनल प्रेशर के अंडर नहीं आ गई, और कुछ टाइम बाद उसने कन्फेस कर दिया। लेकिन रुको, ये पहली बार नहीं था। ऐसा ही एक केस 2022 में भी हुआ था, श्रद्धा वॉकर केस। सुना होगा आप लोगों ने। इस केस में उसके बॉयफ्रेंड ने उसके बॉडी के अलग अलग पीसेस करके दिल्ली के जंगलों में बिखराए थे। इस केस के बाद पूरा देश हिल गया था। लेकिन ये पहली बार नहीं था। ऐसा सेम केस 2008 में मुंबई में नीरज ग्रोवर के साथ भी हुआ। वही सेम पैटर्न, वही मॉडस ऑपरेंडी और वही वे ऑफ डिस्पोजल, सारी चीजें मेल खाती थी। फर्क बस इतना था कि नीरज ग्रोवर के केस में जस्टिस डिलीवरी बहुत जल्दी हुई और कल्प्रिट्स पकड़े गए, और श्रद्धा वॉकर के केस में
जस्टिस डिलीवरी काफ़ी स्लो थी और काफ़ी साल लग गए। दोनों केसेस में जो कॉमन था वो था मॉडस ऑपरेंडी, वे ऑफ डिस्पोजल और भी काफ़ी सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें प्लान्ड थी, इम्पल्सिव नहीं। मुंबई की एक क्राउडेड कोर्ट में ट्रायल्स शुरू हुए। प्रोसिक्यूशन के पास था डीएनए रिपोर्ट्स, डायरेक्ट मैच, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, बाथरूम से जंगल तक, कॉल रिकॉर्ड्स, 1000 कॉल्स का ऑब्सेशन, आई विटनेस अकाउंट्स, सिक्योरिटी गार्ड, नेबर, पेट्रोल पंप अटेंडेंट और बहुत सारे लोग। मारिया के बदलते बयान, झूठ पर झूठ। डिफेंस के पास था एक आर्ग्यूमेंट कि ये सडन प्रोवोकेशन था, प्री प्लान्ड मर्डर नहीं। कोर्ट के पास यही सबसे बड़ा सवाल था कि रात को बिना बताए, बिना जानकारी दिए फ्लाइट लेना, क्या ये सडन था या प्री प्लान्ड? कोर्ट का जवाब, जेरोम मैथ्यू, कल्पेबल होमिसाइड का दोषी, 10 साल की सजा। कोर्ट का कहना था कि ये प्री प्लान्ड मर्डर नहीं, प्रोवोकेशन था, इसीलिए मर्डर के लिए धारा 302 की जगह उसे 304 लगी। मारिया सुसैराज, एविडेंस मिटाने के जुर्म में उसे 3 साल की सजा हुई, पर जितना समय वो एक्चुअली में जेल में बिता चुकी थी उसी दिन रिहा हो गई। इस पर देश का क्या जवाब था? गुस्सा। लोगों का कहना था कि कोई डरी हुई औरत मॉल जाके शॉपिंग करती है, नेबर से कार बोरो करती है या अपना फ्लैट रीपेंट करवाती है, और क्या जेरोम को मर्डर की पूरी सजा मिलनी चाहिए? उसका रात को फ्लाइट लेकर आना, क्या ये प्री प्लान नहीं था? ये सारे सवाल आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने सोचा था सब मिटा देंगे, बॉडी के पीसेस करेंगे, फ्लैट रीपेंट करवाएंगे, बॉडी को जला देंगे, नेबर से झूठ बोलेंगे, फ्रेंड से झूठ बोलेंगे, पुलिस को झूठा बयान देंगे। लेकिन डीएनए ने पहचाना, बर्न्ड बोन्स ने पहचाना, टायर पे लगी मिट्टी ने सुराग दिया, और एक एक्सीडेंटली कनेक्ट हुई कॉल ने काफी सारे राज खोले। एक ब्रेव दोस्त जिसने सिर्फ एक एक्सीडेंटली कनेक्ट हुई कॉल पुलिस को रिपोर्ट की, जिससे आगे की इन्वेस्टिगेशन हो पाई। सच चाहे कितना भी अंधेरों में दफन हो, एक ना एक दिन कोई ना कोई सुराग मिल ही जाता है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अब आपको क्या लगता है? क्या मारिया उतनी ही गुनहगार थी जितनी कि जेरोम? और क्या जेरोम को क्राइम की पूरी सजा मिलनी चाहिए थी? और ऐसा कौन सा एविडेंस था जिसे देखकर आपको लगा कि नहीं, यही कल्प्रिट है? ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज के लिए फॉलो करना मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।